देखा तो मैंने 3 तरीके की बालिकाओं को पाया। एक वो बालिकाएं जो खुद पढ़ना चाहती है पर उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना नहीं चाहते। वो रीजन कोई भी हो सकता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी कहीं गलत रास्ते पे ना चली जाए। हर पेरेंट्स के मन में ये डर रहता है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों पर विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि वो गलत रास्ते पे जाएगी। यदि आप उन पर विश्वास करोगे तो समाज उस पर विश्वास करेगा और उसको आगे बढ़ने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, ये एक गरीब परिवार से और अभी महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है, MBBS किया है इन्होंने। और ये एक मोटिवेशन स्पीच इनका लगभग 8 मिनट का वीडियो है। मैं चाहता हूं आप देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम से कम अपने बेटे को घर तक की शिक्षा तो दे सके। और तीसरी, जो सबसे हमारे समाज की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इस 3rd कैटेगरी में आती है, जिसमें लड़कियां पढ़ना भी चाहती है, पेरेंट्स पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पढ़ा पाते। और उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल डिस्टेंस। यदि वो बच्चे को आगे पढ़ाने भेजे तो उनको चिंता हो जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी, इसका ब्याह कैसे होगा। थोड़ा सा कड़वा है बट सच है। ये जो अभी जो नवचयनित है, या फिर हम हमारी खुद को ही देख लें, जिस बंदे की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके दाम ऊंचे हो जाते हैं। फिर उस पेरेंट्स दे रहे हैं। मुझे जो टॉपिक मिला है वो है बालिका शिक्षा और मेरी चिकित्सा अधिकारी बनने तक का सफर। बालिका शिक्षा में हम क्या क्या सुविधा, क्या क्या प्रोग्रेस करके उसमें हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। मैं प्रेम कंवर पूनम नगर की निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे पूनम नगर गाँव से ही हुई। उसके बाद 6th क्लास में मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर में हुआ। वहाँ से मैंने मेरी 12th क्लास पास की और 12th में मैं विज्ञान वर्ग 2014 की टॉपर थी। मेरा एक छोटा सा सपना था कि नवोदय के चयनित एक बोर्ड होता है, उसमें उन टॉपर्स का नाम आता है, तो मेरा भी नाम, मैं नवोदय को एक छोटा सा मेरे यादगार पल देके जाऊं। तो मैंने उस पर मेहनत की और मुझे वो सफलता मिली। उसके बाद मैं कोटा गई एंड उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से मेरी MBBS पूरी की। बालिका शिक्षा को यूँ देखा जाए तो मैं भी किसी बड़े परिवार से नहीं, छोटे मोटे एक मास्टर की ही बेटी हूँ। जब मैं चिकित्सा अधिकारी बन सकती हूँ तो आपकी बहन बेटियां भी चिकित्सा अधिकारी या किसी भी जो भी उनका सपना है वो हासिल कर सकती है। उसके लिए बस उन पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप उनको अवसर दीजिए, मौके दीजिए। उसके बाद जज्बात, उसके रिजल्ट आपको अपनी बेटियां जरूर देगी। बालिका शिक्षा को देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि गांव में स्कूलें तो है पर वहाँ टीचर नहीं है। मेरे जैसे पूनम नगर की ही बात कर लूं तो वहाँ 12वीं तक स्कूल बालिकाओं की अलग है और 12वीं तक स्कूल बालकों की भी अलग है। लेकिन यदि दोनों स्कूलों को मिला दिया जाए तब भी 12 टीचर वहाँ पोस्टेड नहीं है। तो यदि टीचर ही नहीं है तो उन बालक बालिकाओं का कैसे सिलेबस पूरा होगा, कैसे हम उनसे आगे बढ़ने की उम्मीद करेंगे। यदि हम जो उच्च शिक्षित वर्ग है, जो यदि हम गांव में जाकर के ऐसे निवारण कर ले कि उन दोनों स्कूलों को एक जगह बैठा के, उन 12 टीचरों को एक जगह बैठाकर यदि उनकी 12वीं तक की क्लास पूरी एक अच्छे तरीके से संपन्न कराते तो शायद बालक और बालिकाओं दोनों का सिलेबस टाइमली पूरा हो जाएगा और हमें रिजल्ट भी मिलेंगे। उसके बाद दिक्कत आती है कि बालिकाएं जैसे तैसे करके 12वीं क्लास तो पास कर लेती है, लेकिन उसके बाद आगे उनमें या तो आर्थिक तंगी या किसी और कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मैं पिछले 2 साल से इस एरिया में हूँ। पहले मैं 6th क्लास से मैं हॉस्टल में ही रही हूँ। जब मैंने अपने समाज को बहुत नजदीकी से देखा तो मैंने 3 तरीके की बालिकाओं को पाया। एक वो बालिकाएं जो खुद पढ़ना चाहती है पर उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना नहीं चाहते। वो रीजन कोई भी हो सकता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी कहीं गलत रास्ते पे ना चली जाए। हर पेरेंट्स के मन में ये डर रहता है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों पर विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि वो गलत रास्ते पे जाएगी। यदि आप उन पर विश्वास करोगे तो समाज उस पर विश्वास करेगा और उसको आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। दूसरी तरह की लड़कियां ये होती है कि वो खुद ही पढ़ना नहीं चाहती, उनके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं बट वो खुद नहीं पढ़ना चाहती। ऐसी बालिकाओं को उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट उनको
को तो आप 12th तो पास करवाओ, ताकि वो जाकर के आगे जाकर के एक अच्छी माँ, अच्छी बहू, कम से कम अपने बेटे को घर तक की शिक्षा तो दे सके। और तीसरी जो सबसे हमारे समाज की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इस 3rd कैटेगरी में आती है, जिसमें लड़कियां पढ़ना भी चाहती है, पेरेंट्स पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पढ़ा पाते। और उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल डिस्टेंस। यदि वो बच्चे को आगे पढ़ाने भेजे तो उनको चिंता हो जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी, इसका ब्याह कैसे होगा। थोड़ा सा कड़वा है बट सच है। ये जो अभी जो नवचयनित है, या फिर हम हमारी खुद को ही देख लें, जिस बंदे की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके दाम ऊंचे हो जाते हैं। फिर उस पेरेंट्स को अपनी बेटी के लिए टीका दस्तूर, दहेज, उसकी शादी में अच्छे अच्छे रिसोर्ट करना, ये सब हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छी हो, उसको अच्छा घर मिले, उसको भी एक एजुकेटेड फैमिली मिले, उसको नौकरी वाला जवाई मिले। लेकिन ये सब करने के लिए वो फिर अपनी बेटी की पढ़ाई को प्रायोरिटी ना दे करके वो इन सब चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। और जब जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनकी शादियों में ये सब होता है, उसकी देखा देखी करके जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो बीपीएल फैमिली है वो इनकी देखा देखी कर करके वो भी यही काम करते हैं। भले उनको कर्जा लेना पड़े, भले उनको लोन लेना पड़े, लेकिन वो भी यही काम करेंगे कि उन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर किसी में भी हो, आप ना पैसों के सामने बिकिए मत। आप इंसान हो, आपकी कोई कीमत नहीं होती। यदि आपको ठीक है, सामने वाली फैमिली से टीका मिल रहा है, दस्तूर मिल रहा है, तो आपने सोचा है कि उस बेटी का बाप वो चीज आपको कैसे दे रहा है। उसने या तो कोई जमीन बेची होगी या उसने अपनी पाई की जो कमाई है उसको तोड़ मरोड़ के कैसे करके आपको वो देखा। आपने तो उसको दोनों हाथों से ले लिया। पर ये बात याद रखना कि तुम्हें कहीं से भी कितना भी धन मिला हो, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं कमाओगे तब तक तुम्हारा जिंदगी व्यापक नहीं होगी। चाहे ससुराल से आया धन हो, चाहे ननियाल से आया धन हो, जब तक इंसान खुद मेहनत करके नहीं कमाएगा तब तक उसका पालन पोषण नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि अभी आप सूरतगढ़, जयपुर, किसी भी बड़े बड़े शहर में चले जाओ तो आपको 4 दीवारों में बैठे हुए हमारे जैसलमेर के बालक बालिकाएं मिलेंगे। वो क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है या यहाँ उनको माहौल नहीं मिलता है। अभी यदि देखा जाए तो शायद जैसलमेर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें जिला कलेक्टर से लेकर के जिला प्रमुख से लेकर के दोनों विधानसभा के एमएलए से लेकर के हर जगह हमारा आदमी है। सत्ता में हमारा आदमी है, उसके बावजूद भी हमें जमीन अलॉट नहीं हो रही है, हमारी हॉस्टल वगैरह के लिए जमीन अलॉट नहीं हो रही है। तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है? यदि अभी जमीन अलॉट नहीं हुई तो इन फ्यूचर सपना रह जाएगा कि बालिका हॉस्टल भी कभी बन सकता है। यदि यही हम बालिका हॉस्टल बना दे तो उन बच्चियों को बाहर जाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। उनके माता पिता को उनकी सेफ्टी की कितनी इनसिक्योरिटीज होती है वो नहीं रहेगी। यही एक हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं चाहिए होती है, उसको बस एक सेफ्टी और नॉर्मल खान पान और लाइट बिजली शायद इतनी ही जरूरत होती है। ऐसी वैसी की ख्वाब तो जब हमारे पास पैसा आ जाता है, हम उच्च पदों पे चले जाते हैं, तब हमारे सपने बनते हैं। तो अभी जो मंच पर विराजमान हमारे सत्ता के लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ओनली जैसलमेर ही नहीं बल्कि जैसलमेर जो मुख्य ब्लॉक है ना, रामगढ़, पोखरण, नाचना, पोखरण में भी जगह अलॉटमेंट हुई है, वहाँ कार्य चालू हो रहा है। आप इस पब्लिक को बस जगह दे दीजिए, उसके बाद हॉस्टल का निर्माण तो हम आर्थिक सहयोग से ही कर लेंगे। तीसरी बात में ये, और जो मिडिल परिवार से हमारी बच्चियां हैं उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने बात कही है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जो इन्होंने बात कही है वो भी बहुत बड़ी है कि मिडिल क्लास के माँ बाप बच्ची को पढ़ाने में पैसा खर्च करें या लड़कों की डिमांड पूरी करें दहेज के रूप में, क्योंकि माँ बाप डरते हैं। आजकल एजुकेशन पे इतना खर्चा हो रहा है, पहले उसमें लगाएं, उसके बाद जब शादी की बारी आती है तो लोग दहेज के लिए इतना मुंह खोलते हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि बस 12वीं पढ़ाकर फेरा कर दो। तो अगर कोई बच्ची नहीं पढ़ पा रही है उसका कारण इस वीडियो में स्पष्ट दर्शाया गया है। लेकिन इस वीडियो में कुछ चीजें नहीं बताई हैं। हर चीज का जिम्मेवार ही पुरुष नहीं है, महिलाएं भी जिम्मेवार है। जब किसी लड़के की शादी होती है
तो उस लड़के की माँ ही महिला होती है और वो 50 तरह की डिमांड करती है कि मेरे बच्चे के ये भी दो, मेरे को ये चाहिए, ननदों का ये चाहिए। जब किसी लड़की के भाई की शादी होती है और वो ननद का रोल निभाती है तो उस समय वो डिमांडें उनकी कम नहीं होती हैं। अगर बहन, माँ, लड़के के परिवार की लेडीजें चाहें तो इस बीमारी को खत्म कर सकती हैं। पुरुष तो एक कठपुतली है, वो दिखावे पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हालांकि पुरुष भी जिम्मेवार हैं। शादियों में अनाप शनाप ये नशे, दारू का, नशों का ये वेस्टेज जो खर्चा हो रहा है, हर एक समाज को इसको त्यागना चाहिए ताकि हमारी ये बच्चियां आगे बढ़ें और समाज का, गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करें। बाकी इस वीडियो में बहुत कुछ बताया गया है, मैं इनका समर्थन करता हूं और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखें और खासकर हमारी बच्चों तक जो पढ़ना चाहती हैं उनके लिए हॉस्टलों की सुविधा और बहुत सी चीज़ों की सुविधा इन्होंने मंच पर बैठे बैठे बड़े बड़े राजनीतिकों को सुनाई है। तो मैं आशा करूंगा कि वो लोग इनकी डिमांड को जरूर पूरा करेंगे और बच्चियां जिस विश्वास पर माँ बाप आपको पढ़ने भेजते हैं तो पढ़ाई को पूरा करें। आजकल हम देख रहे हैं रील वगैरह बन रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, या पढ़ लिखने के बाद में एक समस्या आ जाती है कि माँ बाप की मर्जी से शादी नहीं होती, तो वहाँ भी माँ बाप थोड़े से टूटते हैं। तो उस चीज़ का बच्चे भी ध्यान रखें। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।